बावजूद प्राचीन महाद्वीप की धारा के जल को सोखने लगी। जैसे जैसे उसका रक्तवंश लगातार इस प्राचीन जल को सोख रहा था, नन्ही नीलिमा के खून की गहराइयों में छिपी शक्ति लगातार जागृत हो रही थी। जैसे ही नन्ही नीलिमा के रक्तवंश ने उसके शरीर के भीतर के प्राचीन जल को पूरी तरह सोख लिया, अचानक उसके पूरे शरीर से एक भयानक और तीव्र नीली ज्वाला फूट पड़ी। इस नीली ज्वाला ने नन्ही नीलिमा को पूरी तरह अपनी लपेट में ले लिया, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ मानो आकाश में एक नीला सूर्य प्रकट हो गया हो। नीले वस्त्र वाला लड़का नाग, जो इस दृश्य को देख रहा था, पहले ही बाहर जाकर विराट को बुलाने की योजना बना चुका था, लेकिन अब वह रुक गया। ऐसा लग रहा था कि यह पगली चिड़िया इतनी जल्दी मरने वाली नहीं है। वह अभी इसे नजरअंदाज करेगा और इंतजार करेगा। अगर यह पगली चिड़िया सचमुच नहीं संभाल पाई, तब वह विराट को बुला सकता है। हालांकि वह और यह पगली चिड़िया अक्सर झगड़ते रहते थे, लेकिन वह उसे मरते हुए नहीं देख सकता था। इसके अलावा अगर उसने चुपचाप तमाशा देखने की हिम्मत की और यह पगली चिड़िया बच गई, तो विराट निश्चित रूप से उसे जान से मार देगा। भले ही विराट आमतौर पर इस पगली चिड़िया के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाता था, लेकिन नाग बहुत अच्छी तरह जानता था कि विराट इसे कितना चाहता है। पूरे 1 घंटे बाद आकाश में उस विशाल नीले आग के गोले ने एक बार फिर दहाड़ लगाई और एक अतुलनीय भयानक आभा छोड़ी। जैसे ही यह शक्तिशाली आभा फूटी, आग के गोले की नीली लपटें तुरंत सभी दिशाओं में फैल गईं, जिससे करोड़ों मील तक आकाश ढक गया। उफनती हुई नीली लपटें ऐसी लग रही थीं मानो वे स्वर्ग को झुलसा देंगी और समुद्रों को उबाल देंगी। जब यह भयानक हंगामा हुआ, तो विराट, जो बाहर चंपा को अपनी बाहों में लिए एक कोमल पल बिता रहा था, ने भी अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में इस असामान्यता को महसूस किया। विराट के माथे पर शिकन पड़ गई। एक विचार के साथ उसने अपनी दिव्य चेतना का एक हिस्सा अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में भेजा। जब विराट की दिव्य चेतना मीनार के दूसरे स्तर में दाखिल हुई, तो उसने ऊपर आकाश में नीले आग के समुद्र को देखा, जो ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ जलाकर राख कर देगा। इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर विराट अपनी भौहें सिकोड़ने से नहीं रोक सका। ये पगली चिड़िया क्या कर रही है? नाग, नीलिमा को क्या हुआ है? विराट के दिव्य चेतना अवतार ने अपने पास खड़े नीले वस्त्र वाले लड़के से पूछा। कौन जाने उस पगली चिड़िया को क्या हुआ है? शायद उसने प्राचीन महाद्वीप की धाराओं से बहुत ज्यादा पानी पी लिया और उसका पेट भर गया। नाग ने अपनी बाहें छाती पर बांधते हुए शांति से कहा। यह सुनकर विराट का अवतार तेजी से उन जेड बोतलों की ओर उड़ा, जिनमें प्राचीन महाद्वीप का जल रखा था। बोतलों के पास पहुंचकर विराट ने अपनी दिव्य चेतना से उन्हें स्कैन किया और देखा कि एक बोतल में धारा का पानी लगभग 33 मीटर तक कम हो गया था। यह देखकर विराट का चेहरा काला पड़ गया। लानत है, यह पगली चिड़िया मौत को दावत दे रही है। एक महान क्षेत्र के शिखर पर पहुंचा हुआ योद्धा एक बार में प्राचीन महाद्वीप का इतना पानी पीने की हिम्मत कैसे कर सकता है? यदि यह पगली चिड़िया एजियोर फीनिक्स की वंशज न होती, जिसके पास असाधारण प्रतिभा है, और यदि इसका शारीरिक आकार किसी मानव योद्धा से कई गुना बड़ा न होता, तो इस प्राचीन महाद्वीप की धारा का इतना पानी पीने से इसका शरीर निश्चित रूप से फट जाता। इसके बावजूद पगली चिड़िया की मौजूदा हालत काफी गंभीर लग रही है। बाहर आकाश में चंपा, जो विराट की बाहों में सिमटी हुई थी, ने भी देखा कि विराट कुछ परेशान लग रहा है। उसने अपना सिर घुमाकर विराट की ओर देखा और उसके चेहरे पर चिंता के भाव देखकर तुरंत पूछा, मालिक, क्या हुआ? कुछ नहीं। उस पगली चिड़िया नीलिमा ने फिर बेवकूफी की है। उसने प्राचीन महाद्वीप की धारा का ढेर सारा पानी पी लिया है। अब ऐसा लग रहा है कि उसका पेट फूल गया है। विराट ने थोड़े उदास चेहरे के साथ कहा। चंपा, चलो पहले रुकने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। मुझे अनंत परम मीनार के अंदर जाना होगा। अब जब उस पगली चिड़िया ने इतना हंगामा खड़ा कर दिया था, तो विराट केवल अपनी दिव्य चेतना के सहारे मीनार के अंदर निश्चिंत नहीं रह सकता था। जी मालिक, चंपा ने यह सुनकर जल्दी से सिर हिलाया। इसके बाद विराट ने शार्दुल को आकाश से नीचे उतरने, एक एकांत पहाड़ी जंगल खोजने और एक गोपन व्यूह स्थापित करने का निर्देश दिया और फिर अनंत परम मीनार को बुलाया। विराट ने शार्दुल को बाहर पहरा देने के लिए कहा, जबकि वह चंपा को लेकर अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में दाखिल हुआ। जैसे ही वे मीनार के दूसरे स्तर में दाखिल हुए, चंपा आकाश में उफनते नीले आग के समुद्र को देखकर तुरंत चौंक गई। मालिक, क्या नीलिमा ठीक है? आकाश का दृश्य देखकर चंपा का चेहरा चिंता से भर गया। उसने उस प्यारी नन्ही नीली चिड़िया के साथ काफी समय बिताया था और उसे वह बहुत पसंद थी। फिलहाल ऐसा लगता है कि इसे अभी भी मुश्किल से नियंत्रित किया जा सकता है, विराट ने थोड़े गंभीर भाव से कहा। अनंत परम मीनार के भीतर वह एक अजेय अस्तित्व था और वह किसी भी समय अंदर की हर चीज को नियंत्रित कर सकता था। यदि नन्ही नीलिमा की स्थिति वास्तव में नियंत्रण से बाहर हो जाती, तो उसके पास जबरदस्ती हस्तक्षेप करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। वह अपनी अनंत अराजकता सम्राट तकनीक का उपयोग करके उसकी साधना को सोख लेता। यदि इससे नन्ही चिड़िया की साधना गिर जाती, तो उसे दोष नहीं दिया जा सकता था। यह उस नन्ही चिड़िया की अपनी गलती थी कि उसने लापरवाही से काम किया। उसकी जान बचाने के लिए वह ऐसी चीजों की परवाह नहीं कर सकता था। बेशक विराट ऐसा तब तक नहीं करेगा जब तक कि यह बिल्कुल जरूरी न हो। आखिरकार नन्ही चिड़िया ने इस बिंदु तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की थी। यदि वह अपने मौजूदा स्तर से गिरती, तो यह एक बड़ा झटका होता। आकाश में नीले आग का समुद्र पूरे 3 दिनों तक चलता रहा। इस दौरान आग के समुद्र के भीतर सबसे चमकदार प्रकाश पुंजों से कभी-कभी नीले पंख आकाश से गिरते थे। यह देखकर विराट समझ गया कि नन्ही चिड़िया शायद दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल रही है और एक नए रक्तवंश सुधार से गुजर रही है। यही कारण था कि विराट ने इस प्रक्रिया में बाधा नहीं डाली, क्योंकि विराट स्पष्ट रूप से समझता था कि नीलिमा जैसी एजियोर फीनिक्स की वंशज के लिए रक्तवंश का आगे बढ़ना कितना महत्वपूर्ण था। इसकी रक्तवंश सुधार प्रक्रिया में बाधा डालना उसे उसके मौजूदा स्तर से गिराने से भी ज्यादा विनाशकारी होता। 3 दिन बाद आकाश में नीले आग का समुद्र आखिरकार कम होने लगा और अंततः एक चमकदार प्रकाश की गेंद में सिमट गया। वह विशाल चमकदार रोशनी भी धीरे धीरे कम हो गई। जब तीव्र प्रकाश पूरी तरह से फीका पड़ गया, तो उसके भीतर एक विशाल एजियोर पक्षी दिखाई दिया, जो 5000 मील लंबा था। इस एजियोर पक्षी के पास स्वप्निल शानदार पंख थे, जो स्पष्ट रूप से नए उगे थे। इस एजियोर पक्षी से एक विशाल और अतुलनीय शक्तिशाली आभा निकल रही थी। इस महान और राजसी आभा को महसूस करते हुए चंपा ने अपने रक्तवंश के भीतर एक अत्यंत गहरा संबंध महसूस किया। इस दृश्य को देखकर विराट की आंखें सिकुड़ गईं। यह पगली चिड़िया अपने रक्तवंश के एक बार फिर आगे बढ़ने के बाद स्पष्ट रूप से और भी असाधारण हो गई है। अपने रक्तवंश के सुधार को पूरा करने के बाद आकाश में विशाल एजियोर पक्षी ने नीचे खड़े विराट पर एक नजर डाली। विराट के बुलाने का इंतजार किए बिना वह तेजी से एक हथेली के आकार की छोटी नीली चिड़िया में बदल गई और उसकी ओर उड़ चली। विराट, तुम अंदर क्यों आए? नन्ही नीली चिड़िया ने डरते हुए पूछा, विराट की ओर झांकते हुए। बाद में विराट द्वारा दंडित किए जाने की चिंता में वह जानबूझकर चंपा के करीब चली गई। अपने 5वें रक्तवंश सुधार के बाद उसका रक्तवंश स्तर काफी बढ़ गया था और अब चंपा का सामना करते समय उसे वह अकल्पनीय दबाव महसूस नहीं हो रहा था जो पहले होता था। हालांकि वह अभी भी चंपा द्वारा अपने रक्तवंश के दमन को महसूस कर रही थी, लेकिन अब यह उसकी सहन करने की सीमा के भीतर था। इसलिए अब उसे चंपा का सामना करते समय पहले जैसा डर नहीं लग रहा था। क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं अंदर क्यों आया? अगर मैं अंदर नहीं आता तो तुम पगली चिड़िया शायद खुद को ही मार डालती। विराट ने उसकी ओर देखा और ठंडी हंसी के साथ कहा, पगली चिड़िया, अभी इधर आओ, तुम वहां क्या छिप रही हो? विराट ने उसे अभी भी दूर छिपा हुआ देखकर अधीरता से कहा। इस बार वह इस पगली चिड़िया को ऐसा सबक सिखाने के लिए दृढ़ था जिसे वह कभी नहीं भूलेगी। अन्यथा
कौन जाने भविष्य में यह पगली चिड़िया और क्या मुसीबत खड़ी करेगी। दीदी चंपा। विराट की पुकार सुनकर नीलिमा उड़कर उसके पास नहीं गई, बल्कि चंपा की ओर करीब चली गई। वह चंपा के पास दुबक गई और दया भाव से रोने लगी। अगर वह अब विराट के पास जाती तो उसे निश्चित रूप से सजा मिलती। अब केवल चंपा ही उसे बचा सकती थी। विराट के चंपा के प्रति स्नेह को देखते हुए जब तक चंपा उसके लिए विनती करने को तैयार थी, तब तक उसकी सजा से बचने का अच्छा मौका था। मालिक, शायद इस बार आपको नीलिमा को छोड़ देना चाहिए। नन्ही नीली चिड़िया की दयनीय स्थिति देखकर चंपा का दिल पिघल गया। उसने विराट की ओर देखा और नन्ही चिड़िया के लिए विनती की। यह देखकर विराट हताशा में हंसे बिना नहीं रह सका। क्या पगली चिड़िया है? सजा से बचने के लिए उसने चंपा को भी चकमा देने की हिम्मत की। यह बेहद अपमानजनक था। चंपा, इसे मत बिगाड़ो। तुम इस पगली चिड़िया को जितना ज्यादा सिर चढ़ाओगी, यह उतनी ही ज्यादा घमंडी होती जाएगी। अगर तुमने इसे सबक नहीं सिखाया तो कौन जाने अगली बार यह क्या मुसीबत खड़ी करेगी। विराट ने चंपा की ओर देखते हुए लाचारी से कहा। विराट, मैं कसम खाती हूँ, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। विराट की बातें सुनकर नन्ही नीली चिड़िया ने तुरंत अपने पंख उठाए और गंभीरता से कसम खाई। पगली चिड़िया, मैं बेवकूफ हूं जो तुम पर विश्वास करूं। अभी इधर आओ। विराट ने अत्यधिक गुस्से से उसकी ओर देखते हुए कहा। नहीं, अगर मैं वहां गई तो तुम मुझे जरूर मारोगे। नन्ही नीली चिड़िया ने चंपा के पीछे छिपते हुए कहा। दीदी चंपा, क्या तुम वास्तव में विराट को मुझे सताते हुए देख सकती हो? हम पक्के दोस्त हैं। अगर तुमने इस बार मेरी मदद की तो भविष्य में अगर विराट ने तुम्हें सताया तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। केवल जब हम बहनें एक साथ होंगी तभी विराट हमें सताने की हिम्मत नहीं करेगा। नन्ही नीली चिड़िया ने अपने पंख से चंपा का कंधा खींचा। नीलिमा, बकवास मत करो, मालिक मुझे कभी नहीं सताएंगे। चंपा ने कहा। दीदी चंपा, यह कहना मुश्किल है। मर्द बहुत चंचल होते हैं। विराट के आसपास इतनी सारी औरतें हैं, क्या पता एक दिन उसका मन बदल जाए। केवल जब हम बहनें मिलकर काम करेंगी तभी वह भविष्य में इतना बेपरवाह होने की हिम्मत नहीं करेगा। नन्ही नीली चिड़िया उसे बहलाती रही। नन्ही नीली चिड़िया की बातें सुनकर चंपा एक पल के लिए हिचकिचाई। नीलिमा की बातों में कुछ तो दम लग रहा था। मालिक के आसपास वास्तव में काफी औरतें थीं। कौन जाने कि जैसे जैसे भविष्य में मालिक के पास और औरतें आएंगी, क्या वह उसे नजरअंदाज कर देंगे। उसने मालिक से केवल उसे प्यार करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन वह उनका स्नेह खोना भी नहीं चाहती थी। जब विराट ने देखा कि यह पगली चिड़िया उसके सामने चंपा को इतनी खुलेआम धोखा देने की हिम्मत कर रही है, तो उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। पगली चिड़िया, ऐसा लगता है कि तुम वास्तव में पिटने की भीख मांग रही हो। आज मैं तुम्हें सबक सिखाकर रहूंगा। विराट ने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाते हुए कहा और चंपा के पीछे छिपी नन्ही नीली चिड़िया को देखा। इसके साथ ही वह चंपा को दरकिनार करते हुए नन्ही नीली चिड़िया को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। यह देखते ही नन्ही नीली चिड़िया आश्चर्य से चीख पड़ी। उसकी देह क्षण भर के लिए चमकी और वह सीधे चंपा की बाहों में घुस गई, यहाँ तक कि चंपा के कपड़ों के भीतर भी समा गई। यह दृश्य देखकर विराट का माथा गुस्से से तन गया। पगली चिड़िया, तुम थोड़ी देर के लिए छिप सकती हो, लेकिन क्या हमेशा के लिए छिप सकती हो? उसने झुंझलाकर कहा। मुझे परवाह नहीं, अगर तुम अब भी मुझे मारना चाहते हो तो मैं बाहर नहीं आऊंगी। नन्ही नीली चिड़िया ने चंपा की बाहों के भीतर से बुदबुदाते हुए जवाब दिया। यह सुनकर विराट खुद को बेहद असहाय महसूस करने लगा। नन्ही चिड़िया चंपा के कपड़ों के नीचे छिपी हुई थी। वह उसके कपड़ों में हाथ डालकर उसे बाहर नहीं निकाल सकता था। हालांकि वह और चंपा काफी करीब थे, पर उनका संपर्क अब तक केवल आलिंगन तक ही सीमित था। इतनी संवेदनशील जगहों को छूने की सीमा वह कभी नहीं लांघा था। चंपा का चेहरा शर्म से लाल हो गया जब नन्ही चिड़िया उसकी छाती से चिपक गई। फिर भी मालिक की उपस्थिति में वह अपने कपड़ों के भीतर हाथ डालकर चिड़िया को बाहर निकालने का साहस नहीं कर सकी। हालांकि वह स्वयं को पहले ही मालिक की औरत मान चुकी थी, लेकिन वह अभी भी कुंवारी थी और उनके सामने इतना साहसिक कार्य करने का विचार भी उसे असहज कर रहा था। नीलिमा, जल्दी बाहर आ जाओ, चंपा ने धीमे स्वर में आग्रह किया। उसका चेहरा अब भी लाल था। दीदी चंपा, बस मुझे थोड़ी देर यहाँ छिपने दो, मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर याद रखूंगी। नन्ही चिड़िया ने दबी हुई आवाज में कहा और बाहर आने से इनकार कर दिया। यह देखकर चंपा भी कुछ लाचार सी हो गई। हालांकि नन्ही नीली चिड़िया मादा थी, इसलिए उसके इस व्यवहार से चंपा को पूरी तरह झिझक या आपत्ति नहीं हुई। इसके अलावा भले ही नन्ही नीली चिड़िया ने विराट के सामने अपना रूप न बदला हो, पर वह चंपा के सामने अपना असली रूप दिखा चुकी थी। चंपा जानती थी कि अपने बदले हुए रूप में नन्ही नीली चिड़िया लगभग 12-13 वर्ष की एक प्यारी सी बच्ची जैसी दिखती थी। इसी कारण उसे अपनी बाहों में दुबकने से चंपा को विशेष आपत्ति नहीं थी। अगर नन्ही नीली चिड़िया नर होती तो चंपा उसे ऐसा कभी नहीं करने देती। मालिक, शायद हमें इसे जाने देना चाहिए, चंपा ने विराट की ओर देखते हुए असहाय स्वर में कहा। विराट उस पगली चिड़िया की हरकतों से बेहद नाराज था, लेकिन वह फिलहाल कुछ करने में असमर्थ था। पगली चिड़िया, अभी बाहर निकलो, इस बार तुम्हें जाने देते हैं, लेकिन अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुमसे पूरा हिसाब बराबर कर लूंगा, उसने चिढ़कर कहा। सच में? यह सुनते ही नन्ही नीली चिड़िया की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत चंपा की बाहों से सिर बाहर निकाला, सिर थोड़ा टेढ़ा किया और विराट की ओर देखते हुए बोली, विराट, तुम वादा करो। विराट ने उसकी ओर भावहीन दृष्टि से देखा और ठंडे स्वर में कहा, पगली चिड़िया, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे सौदेबाजी कर सकती हो? इस पगली चिड़िया को सच में लगा कि चंपा की बाहों में छिपने से वह लाचार हो जाएगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह ज्यादा से ज्यादा चंपा के थोड़ा करीब आ जाएगा, लेकिन वह फिर भी उसे बाहर खींच निकालेगा और अच्छी तरह पीटेगा। चंपा वैसे भी उसकी औरत थी, अगर उसने उसके निजी अंगों को छू भी लिया तो यह कोई बड़ी बात नहीं थी। वह आज नहीं तो कल ऐसा करेगा ही। विराट का रवैया देखकर नन्ही नीली चिड़िया ने एक शब्द भी नहीं कहा और तुरंत सन्न से चंपा की बाहों से बाहर उड़ गई। अगर विराट उसे सबक सिखाने पर तुला था तो चंपा की बाहों में छिपना भी उसे नहीं बचा पाएगा। समझदार बनना ही बेहतर था। विराट, तुमने मुझे जाने देने का वादा किया था, तुम अपनी बात से मुकर नहीं सकते। नन्ही नीली चिड़िया विराट के पास उड़कर गई। उसका चेहरा चापलूसी से भरा था। विराट ने उसकी ओर देखा, उस पर और ध्यान देने के लिए बहुत आलसी था। नाग, मेरे लिए प्राचीन महाद्वीप की उन धाराओं की रक्षा करो। मेरी अनुमति के बिना इस छोटी बेवकूफ को एक भी बूंद लेने की इजाजत नहीं है। अगर कोई और दुर्घटना हुई तो मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगा। विराट ने अपने पास खड़े नीले वस्त्र वाले लड़के की ओर मुड़कर कहा। विराट, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? इस छोटी बेवकूफ ने मुसीबत खड़ी की और तुम इसका दोष मुझ पर मरने की कोशिश कर रहे हो। यह सुनकर नीले वस्त्र वाला लड़का गुस्से में कूद पड़ा। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें मंजूर नहीं है? यह सुनकर विराट की आंखें सिकुड़ गईं। विराट के भाव देखकर नीले वस्त्र वाला लड़का पीछे हट गया, जल्दी से जबरदस्ती मुस्कुराया और कहा, मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ। मेरी हिम्मत कैसे हो सकती है कि मैं अवज्ञा करूं? चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से प्राचीन महाद्वीप की इन धाराओं की अच्छी तरह से रक्षा करूंगा और बिल्कुल कोई दुर्घटना नहीं होगी। अगर यह छोटी बेवकूफ फिर से पानी चुराने की हिम्मत करती है तो मैं तुरंत उसका सिर काट दूंगा। यह सुनकर नन्ही नीली चिड़िया आगबुला हो गई। हालांकि विराट अभी भी गुस्से में था, इसलिए अभी इस टूटी हुई तलवार से बहस न करना ही बेहतर था। लानत है उस टूटी हुई तलवार पर। आज मेरी सूची में एक और कर्ज जुड़ गया है। मैं बाद में उस टूटी हुई तलवार से हिसाब बराबर करूंगी। हालांकि वह टूटी हुई तलवार वर्तमान में उससे ज्यादा मजबूत है, लेकिन नन्ही नीली चिड़िया को पूरा भरोसा है कि एक दिन वह उससे आगे निकल सकेगी। अब उसने अपना 5वां रक्तवंश सुधार पूरा कर लिया है। इस दर पर यह अकल्पनीय नहीं है कि वह अंततः एक सच्चे फीनिक्स में बदल जाएगी।
जब वह वास्तव में एक फीनिक्स में बदल जाएगी तो पूरे ब्रह्मांड में कई प्रतिद्वंद्वी खोजना मुश्किल होगा। उस समय वह उस टूटी हुई तलवार को तब तक पीटेगी जब तक कि वह घुटने टेक कर दया की भीख न मांगे और उससे खुद को दादी नहीं बुलवाएगी। नहीं, वह उस टूटी हुई तलवार से खुद को पूर्वज बुलवाएगी। नन्ही नीली चिड़िया ने गुस्से से सोचा। पहले से ही उस अद्भुत दृश्य की कल्पना कर रही थी जब वह एक दिन उस नीले वस्त्र वाले लड़के की धुनाई करेगी। विराट अब अनंत परम मीनार में नहीं रुका। वह चंपा के साथ मीनार से बाहर निकला और अपनी यात्रा जारी रखी। दोनों ने शार्दूल की सवारी की और कई दिनों तक आकाश में उड़ते रहे। इस दिन उड़ते समय विराट को अचानक दूर से लड़ाई की एक हल्की हलचल महसूस हुई। मालिक, क्या आगे कुछ हो रहा है? ऐसा लगता है कि वहां लड़ाई चल रही है। चंपा ने भी हलचल महसूस की। हालांकि कच्ची शक्ति के मामले में चंपा अब विराट से काफी मजबूत थी, लेकिन उसकी आध्यात्मिक शक्ति अभी भी थोड़ी कमजोर थी। आखिरकार बैंगनी आत्मा शोधन तकनीक जिसका विराट अभ्यास करता था, आध्यात्मिक आत्मा को मजबूत करने के लिए बेहद शक्तिशाली थी और एक योद्धा की धारणा क्षमता उसकी आध्यात्मिक आत्मा की ताकत से निकटता से जुड़ी थी। इसका मतलब था कि विराट ने चंपा से कुछ पल पहले लड़ाई की हलचल को महसूस किया। बेशक चंपा औसत महान क्षेत्र के योद्धा से कहीं आगे थी, जबकि विराट की आध्यात्मिक शक्ति उससे थोड़ी मजबूत थी, लेकिन यह केवल एक सीमित अंतर से थी। हाँ, यह सच है। चलो चलकर देखते हैं कि वहां क्या हो रहा है। विराट ने सिर हिलाया और कहा। उसकी उत्तर की यात्रा मुख्य रूप से अपने क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए थी और इसके अलावा चंपा को साथ लाने के लिए, ताकि वह और अधिक चीजों का अनुभव कर सके। इसलिए वह स्वाभाविक रूप से रास्ते में आने वाली स्थितियों से जानबूझकर नहीं बचता था। वास्तव में वह सक्रिय रूप से उनकी तलाश करता था। एक पहाड़ी जंगल के ऊपर खून जैसे लाल लबादे में एक शक्तिशाली आभा वाले युवक ने 300 अर्ध आरोहण लोग के लाल लबादे वाले योद्धाओं का नेतृत्व करते हुए योद्धाओं के एक समूह पर हमला किया। योद्धाओं के इस समूह की संख्या 50 या 60 थी, जिसका नेतृत्व एक सभ्य दिखने वाला युवक और सफेद कपड़ों में एक बेहद खूबसूरत महिला कर रही थी। स्थिति को देखते हुए सभ्य युवक और सफेद कपड़ों वाली महिला के नेतृत्व वाला समूह गंभीर संकट में था। आखिरकार दोनों पक्षों के बीच संख्या का अंतर बहुत बड़ा था। सौभाग्य से सभ्य युवक और सफेद कपड़ों वाली महिला अविश्वसनीय रूप से मजबूत थे। साथ मिलकर वे उस लाल लबादे वाले युवक के हमलों का सामना करने में कामयाब रहे, अन्यथा उनकी स्थिति और भी अनिश्चित होती। कमीने वैदेही, इस बार मैं देखता हूं कि तुम कहां भागती हो। लाल लबादे वाले युवक ने सफेद कपड़ों वाली महिला को घूरा। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। जालिम सिंह, तुम कुत्ते, इतना अहंकार मत करो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे नचा सकते हो? सफेद कपड़ों वाली महिला ने ठंडे स्वर में कहा। सफेद कपड़ों वाली यह महिला और कोई नहीं बल्कि वैदेही थी, जो विशालपुर छोड़कर अकेले उत्तर की ओर जा रही थी। सामने वाला लाल लबादे वाला युवक और कोई नहीं बल्कि जालिम सिंह था, रक्त पिशाच संप्रदाय का युवा मालिक, जो विराट के जाल में फंस गया था और लगभग मर गया था। जालिम सिंह को विराट ने धोखा दिया था और उसे अकल्पनीय चोटें आई थीं। फिर विराट ने उसका पूरा पीछा किया और उसे रक्त पलायन तकनीक का उपयोग करने के लिए मजबूर किया, जिसके बेहद गंभीर दुष्प्रभाव थे। अभी लगभग 2 साल बाद उस समय उसे जो दुष्प्रभाव हुए थे वे पूरी तरह से खत्म नहीं हुए थे, और यह तब था जब उसने अपनी मार्शल आर्ट नींव की मरम्मत के लिए कई खजानों का उपयोग किया था। अन्यथा उसकी वर्तमान स्थिति और भी दयनीय होती। उस लड़ाई के बाद से वैदेही और विराट के लिए जालिम सिंह की नफरत अपने चरम पर पहुंच गई थी। जब विराट ने उसका पूरा पीछा किया तो उसने मध्य महाद्वीप का दक्षिणी भाग नहीं छोड़ा, बल्कि चुपचाप लेटने और ठीक होने के लिए एक एकांत जगह ढूंढ ली। अपनी चोटों से कुछ हद तक उबरने के बाद उसने स्वास्थ्य लाभ क्षेत्र छोड़ दिया और मध्य महाद्वीप के दक्षिणी भाग में बचे हुए रक्त पिशाच संप्रदाय की ताकतों को इकट्ठा किया। हालांकि इस प्रक्रिया के दौरान उसे खबर मिली कि वैदेही, वह नीच हरामी, अभी भी लगातार रक्त पिशाच संप्रदाय के योद्धाओं का शिकार कर रही थी। यह सुनकर जालिम सिंह तुरंत क्रोधित हो गया। वैदेही की चालों के कारण मध्य महाद्वीप के दक्षिणी भाग में रक्त पिशाच संप्रदाय को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। वह खुद एक योजना में लगभग मारा गया था। उसे उस छोटे कमीने से बदला लेने का मौका भी नहीं मिला था। फिर भी वह छोटा कमीना अभी भी लगातार उनके रक्त पिशाच संप्रदाय के योद्धाओं का पीछा कर रहा था। यह बस असहनीय था। खबर मिलते ही जालिम सिंह ने तुरंत रक्त पिशाच संप्रदाय के बचे हुए लोगों को वैदेही पर घात लगाने के लिए नेतृत्व किया। ये 300 अर्ध आरोहण लोग के योद्धा व्यावहारिक रूप से दक्षिणी मध्य महाद्वीप में रक्त पिशाच संप्रदाय की अंतिम बची हुई संपत्ति थे। शुरू में उसने विशालपुर को नष्ट करने और फिर जल्दी से पीछे हटने के लिए रक्त पिशाच संप्रदाय के इन अवशेषों का नेतृत्व करने की योजना बनाई। हालांकि लोगों को विशालपुर की टोह लेने के लिए भेजने के बाद उसने पाया कि इसकी सुरक्षा बहुत ही जबरदस्त थी। मौजूदा विशालपुर चाहे रक्षात्मक व्यूहों के मामले में हो या शहर की दीवारों को घेरने वाले हथियारों की घनी सरणी के मामले में पहले की तुलना में कहीं बेहतर था। इसके अलावा रक्षात्मक व्यूहों और हथियारों के अलावा विशालपुर में एक भयानक बड़ी सेना भी थी। उनके रक्त पिशाच संप्रदाय के अवशेषों की सीमित ताकत के साथ अब विशालपुर पर हमला करना संभवतः खुद को उनकी मौत के मुंह में भेजने से ज्यादा कुछ नहीं होगा। इसलिए विशालपुर की वर्तमान स्थिति को समझने के बाद जालिम सिंह ने अंततः हमला करने की अपनी योजना को छोड़ दिया। अंत में जालिम सिंह ने अपनी नजरें वैदेही पर टिका दी। वर्तमान में दाओ संघ के विभिन्न गुटों के विशेषज्ञ अभी भी मध्य महाद्वीप के दक्षिणी भाग में गश्त कर रहे थे, जो रक्त पिशाच संप्रदाय के शेष सदस्यों को खत्म कर रहे थे। हालांकि जालिम सिंह वैदेही को मारने के लिए बेताब था, लेकिन उसने जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं की। उसे या तो निष्क्रिय रहना था या लड़ाई को लंबा खींचे बिना निर्णायक प्रहार करना था। लंबी देरी अनिवार्य रूप से दाओ संघ के विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित करेगी। दक्षिणी मध्य महाद्वीप की वर्तमान स्थिति को देखते हुए यदि लड़ाई लंबी खींचती तो अन्य दाओ संघ विशेषज्ञ निश्चित रूप से आ जाते, और अगर उनका ठिकाना उजागर हो जाता तो उनकी स्थिति बेहद खतरनाक हो जाती। इसलिए हालांकि जालिम सिंह को वैदेही की गतिविधियों का बहुत पहले ही पता चल गया था, लेकिन उसने जल्दबाजी नहीं की, बल्कि चुपचाप एक अवसर का इंतजार किया। आज आखिरकार उसे अपना मौका मिल ही गया। इस बार हालांकि वैदेही उस सभ्य युवक और 50 या 60 योद्धाओं के साथ थी, लेकिन वे अभी भी दाओ संघ के सच्चे विशेषज्ञों से काफी दूर थे। भले ही दाओ संघ के विशेषज्ञों में से एक को खबर मिल जाए और वह वहां पहुंच जाए, फिर भी इसमें कम से कम 1 दिन लगेगा। लड़ाई खत्म करने के लिए 1 दिन का समय पर्याप्त से अधिक था। उनके 300 अर्ध आरोहण लोक योद्धाओं का सामना विरोधी पक्ष के 50 या 60 योद्धाओं से होने पर इस लड़ाई का परिणाम व्यावहारिक रूप से पहले से ही तय था। हम छोटी कुतिया, आज तुम नहीं बचोगी, जालिम सिंह ने मजाक उड़ाया। बेशक अगर तुम मेरे सामने आत्मसमर्पण करने को तैयार हो और आज्ञाकारी रूप से मेरी कुतिया बन जाओ तो मैं तुम्हारी जान बख्शने पर विचार कर सकता हूँ, वरना तुम मरोगी। इसके साथ जालिम सिंह ने वैदेही और सभ्य युवक पर और भी भयंकर हमला किया। तुरंत वैदेही और सभ्य युवक को भारी दबाव का सामना करना पड़ा। वैदेही, मैं इसे पहले रोकता हूँ, तुम अभी निकल जाओ। सभ्य युवक ने वैदेही की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने एक शक्तिशाली आभा छोड़ी। उसकी ताकत तुरंत 3 गुना हो गई। स्पष्ट रूप से वह एक अत्यंत शक्तिशाली गुप्त तकनीक का उपयोग कर रहा था। अपनी बढ़ी हुई ताकत के साथ उसने एक बार फिर जालिम सिंह के हमले का सामना किया। हालांकि सभ्य युवक की ताकत जालिम सिंह से तुलना नहीं कर सकती थी, फिर भी वह आरोहण लोक के शुरुआती चरण में था और बेहद दुर्जय युद्ध शक्ति वाला एक मार्शल आर्ट कौतुक था। ताकत के मामले में वह वैदेही से भी थोड़ा मजबूत था। भावेश, तुम क्या बात कर रहे हो?
क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस तरह की इंसान हूं जो लड़ाई के मैदान से भाग जाऊंगी? वैदेही ने ताना मारा। वह सभ्य युवक और कोई नहीं बल्कि भावेश था। वैदेही, मेरा वो मतलब नहीं था। भावेश नाम के सभ्य युवक ने लाचारी से कहा। ऐसा लगता है कि आज हम गंभीर खतरे में हैं। तुम दांव संघ की एक दांव पुत्री हो, अद्वितीय प्रतिभा और असीम क्षमता वाली एक मार्शल आर्ट कौतुक। अगर तुम आज यहाँ मर जाती हो तो यह हमारी मानव जाति के लिए भविष्य के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ को खोने के बराबर है। यह हमारी मानव जाति के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। भावेश, बकवास बंद करो। मैं नहीं जा रही। रक्त पिशाच संप्रदाय के ये कमीने विशेष रूप से मेरे लिए यहाँ आए थे। तुम बस मेरी वजह से खिसक रहे हो। अगर मैं आज भाग गई तो मैं किस तरह की इंसान बनूंगी? वैदेही ने ठंडे स्वर में कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि जालिम सिंह, वह बदमाश, अभी भी मध्य महाद्वीप के दक्षिणी भाग में रहने की हिम्मत करेगा। इसके अलावा जालिम सिंह की रिकवरी की गति उसकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। 2 साल पहले जालिम सिंह विराट के विस्फोट से लगभग मारा गया था और उसने लगातार उसका पीछा किया था, जिससे उसकी रक्त पलायन तकनीक पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़े थे। ऐसी परिस्थितियों में जालिम सिंह का केवल 2 वर्षों में इस स्तर तक ठीक होना वास्तव में उसकी अपेक्षाओं से परे था। यदि उसे पता होता कि जालिम सिंह अभी भी मध्य महाद्वीप के दक्षिणी भाग में है और इतनी जल्दी ठीक हो गया है, तो वह इतनी लापरवाह कभी नहीं होती और उसके जाल में नहीं फंसती। वह खुद एक बात थी। आखिरकार यह उसकी अपनी करनी थी। सबसे अफसोसनाक बात यह थी कि उसने भावेश और अन्य लोगों को फंसा दिया था। इसके साथ वैदेही ने अब और संकोच नहीं किया। एक धमाके के साथ अपनी गुप्त तकनीक को सक्रिय किया। उसकी ताकत तुरंत 3 गुना हो गई। तुम्हें लगता है कि तुम गुप्त तकनीकों का उपयोग कर सकती हो, जबकि मैं नहीं कर सकता। यह देखकर जालिम सिंह ने मजाक उड़ाया और अपनी शक्ति बढ़ाने वाली गुप्त तकनीक को भी सक्रिय कर दिया। उसकी ताकत पहले से ही भावेश और वैदेही से कहीं अधिक थी। अपनी शक्ति बढ़ाने वाली गुप्त तकनीक को सक्रिय करने के बाद भावेश और वैदेही तुरंत इसका सामना करने में असमर्थ हो गए। धड़ाम! जालिम सिंह ने लगातार 2 घूंसे मारे, जिससे भावेश और वैदेही तोप के गोले की तरह पीछे की ओर उड़ गए। उफ! पीछे उड़ते समय उनके मुंह से खून बह निकला। उन्हें गंभीर रूप से घायल करने के लिए 2 घूंसे काफी थे। उन्हें उड़ाने के बाद जालिम सिंह फिर से चमका, वैदेही की ओर लपका और अपनी मुट्ठी उस पर दे मारी। यह नजारा देखकर वैदेही की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। इस बार ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में बर्बाद हो गई थी। अगर विराट ने उसे नहीं बचाया होता तो वह बहुत पहले ही उस बदमाश जालिम सिंह के हाथों मर चुकी होती। इतने समय तक जीवित रहना पहले से ही एक आशीर्वाद था। जैसे ही वैदेही ने खुद को अपने भाग्य के भरोसे छोड़ दिया, हरे कपड़ों में एक आकृति अचानक हवा से बाहर दिखाई दी और उसका रास्ता रोक दिया। इस आकृति ने ढाल के रूप में एक विशाल क्षैतिज तलवार जैसे राक्षसी हथियार को पकड़ रखा था। बूम! जालिम सिंह का मुक्का राक्षसी तलवार के ब्लेड पर जोर से लगा, जिससे हरे कपड़ों वाली आकृति वैदेही के साथ एक बार फिर पीछे की ओर उड़ गई। हालांकि उस राक्षसी तलवार जिसने जालिम सिंह के मुक्के को काफी हद तक रोक दिया, बाकी की ताकत हरे कपड़ों वाली आकृति द्वारा सोख ली गई। इसलिए वैदेही काफी हद तक अप्रभावित रही। वैदेही, इसे याद रखना, आज तुम्हारा मुझ पर एक और जीवन उधार है। हरे कपड़ों वाली आकृति ने मुस्कुराते हुए वैदेही की ओर मुड़कर कहा, यह तुम हो? हरे कपड़ों वाली आकृति को देखकर जालिम सिंह का चेहरा तुरंत गुस्से से विकृत हो गया। वह इस आकृति को कभी नहीं भूलेगा, मरने के बाद भी नहीं। देखते हुए लड़ाई लंबी खींचती तो अन्य दांव संघ विशेषज्ञ निश्चित रूप से आ जाते और अगर उनका ठिकाना उजागर हो जाता तो उनकी स्थिति बेहद खतरनाक हो जाती। इसलिए हालांकि जालिम सिंह को वैदेही की गतिविधियों का बहुत पहले ही पता चल गया था, लेकिन उसने जल्दबाजी नहीं की, बल्कि चुपचाप एक अवसर का इंतजार किया। आज आखिरकार उसे अपना मौका मिल ही गया। इस बार हालांकि वैदेही उस सभ्य युवक और 50 या 60 योद्धाओं के साथ थी, लेकिन वे अभी भी दांव संघ के सच्चे विशेषज्ञों से काफी दूर थे। भले ही दांव संघ के विशेषज्ञों में से एक को खबर मिल जाए और वह वहां पहुंच जाए, फिर भी इसमें कम से कम 1 दिन का समय पर्याप्त से अधिक था। उनके 300 अर्ध आरोहण लोक योद्धाओं का सामना विरोधी पक्ष के 50 या 60 योद्धाओं से होने पर इस लड़ाई का परिणाम व्यावहारिक रूप से पहले से ही तय था। छोटी कुतिया, आज तुम नहीं बचोगी, जालिम सिंह ने मजाक उड़ाया। बेशक, अगर तुम मेरे सामने आत्मसमर्पण करने को तैयार हो और आज्ञाकारी रूप से मेरी कुतिया बन जाओ, तो मैं तुम्हारी जान बख्शने पर विचार कर सकता हूं, वरना तुम मरोगी। इसके साथ जालिम सिंह ने वैदेही और सभ्य युवक पर और भी भयंकर हमला किया। तुरंत वैदेही और सभ्य युवक को भारी दबाव का सामना करना पड़ा। वैदेही, मैं इसे पहले रोकता हूं, तुम अभी निकल जाओ। सभ्य युवक ने वैदेही की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने एक शक्तिशाली आभा छोड़ी। उसकी ताकत तुरंत 3 गुना हो गई। स्पष्ट रूप से वह एक अत्यंत शक्तिशाली गुप्त तकनीक का उपयोग कर रहा था। अपनी बढ़ी हुई ताकत के साथ उसने एक बार फिर जालिम सिंह के हमले का सामना किया। हालांकि सभ्य युवक की ताकत जालिम सिंह से तुलना नहीं कर सकती थी, फिर भी वह आरोहण लोक के शुरुआती चरण में था और बेहद दुर्जय युद्ध शक्ति वाला एक मार्शल आर्ट कौतुक था। ताकत के मामले में वह वैदेही से भी थोड़ा मजबूत था। भावेश, तुम क्या बात कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस तरह की इंसान हूं जो लड़ाई के मैदान से भाग जाऊंगी? वैदेही ने ताना मारा। वह सभ्य युवक और कोई नहीं बल्कि भावेश था। वैदेही, मेरा वो मतलब नहीं था। भावेश नाम के सभ्य युवक ने लाचारी से कहा। ऐसा लगता है कि आज हम गंभीर खतरे में हैं। तुम दांव संघ की एक दांव पुत्री हो, अद्वितीय प्रतिभा और असीम क्षमता वाली एक मार्शल आर्ट कौतुक। अगर तुम आज यहाँ मर जाती हो तो यह हमारी मानव जाति के लिए भविष्य के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ को खोने के बराबर है। यह हमारी मानव जाति के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। भावेश, बकवास बंद करो। मैं नहीं जा रही। रक्त पिशाच संप्रदाय के ये कमीने विशेष रूप से मेरे लिए यहाँ आए थे। तुम बस मेरी वजह से खिसक रहे हो। अगर मैं आज भाग गई तो मैं किस तरह की इंसान बनूंगी? ठंडे स्वर में कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि जालिम को काफी हद तक रोक दिया, बाकी की ताकत हरे कपड़ों वाली आकृति द्वारा सोख ली गई। इसलिए वैदेही काफी हद तक अप्रभावित रही। वैदेही, इसे याद रखना, आज तुम्हारा मुझ पर एक और जीवन उधार है। हरे कपड़ों वाली आकृति ने मुस्कुराते हुए वैदेही की ओर मुड़कर कहा, यह तुम हो? हरे कपड़ों वाली आकृति को देखकर जालिम सिंह का चेहरा तुरंत गुस्से से विकृत हो गया। वह तो लगभग मुफ्त जैसा है, लेकिन मुख्य समस्या यह है कि मेरे पास तलवार संप्रदाय में इतने युद्ध पुण्य ही नहीं है। आकृति के हाथों उसे जो भारी नुकसान उठाना पड़ा, वह एक अविस्मरणीय अपमान था। उसके जीवन का सबसे बड़ा कलंक। जालिम सिंह, पिछली बार तुम भाग्यशाली थे, अपनी पूंछ दबाकर भागने में कामयाब रहे। कुत्ते के बिल में छिपने के बजाय तुमने सार्वजनिक रूप से अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत की। इस बार तुम इतने भाग्यशाली नहीं होगे। विराट ने शांत मुस्कान के साथ जालिम सिंह की ओर देखते हुए कहा। इस दृश्य को देखकर भावेश और अन्य सभी योद्धा लगभग दंग रह गए। ये क्या हो रहा था? लघु महान क्षेत्र के शुरुआती चरण में एक मामूली चींटी जालिम सिंह से इस तरह बात करने की हिम्मत कर रही है। मुख्य बात यह थी कि जालिम सिंह के हाव भाव को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि उसे वास्तव में हरे कपड़ों वाले इस युवक के हाथों बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। जालिम सिंह की भयानक ताकत के साथ लघु महान क्षेत्र के शुरुआती चरण में एक मामूली चींटी से हार जाना बस अविश्वसनीय था। विराट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
वैदेही नीली आकृति को देखकर आश्चर्य और खुशी से चिल्लाई, वैदेही तुम्हें क्या हो गया है? तुम सबक क्यों नहीं सीखती? केवल 1 साल हुआ है और तुम फिर से लगभग पिट गई। आह, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? विराट ने वैदेही की ओर देखा और लाचारी से आह भरी। इस महिला की लापरवाह प्रकृति के साथ तथ्य यह है कि वह अभी भी जीवित है, वास्तव में उल्लेखनीय है, वह अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली है। विराट, तुम्हारा क्या मतलब है? विराट की बातें सुनकर वैदेही तुरंत गुस्से में आ गई, अपनी सुंदर आंखों से उसे घूरने लगी। इस कमीने को मेरे लिए बिल्कुल भी सम्मान नहीं है। अकेले में मेरा अपमान करना एक बात है, लेकिन अब वह इतने सारे लोगों के सामने ऐसा कर रहा है, यह अपमानजनक है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं है? जालिम सिंह का चेहरा गुस्से से मुड़ गया जब वह बोला। उसकी टकटकी बर्फ जैसी ठंडी थी। हे, तुम हारे हुए प्रतिद्वंद्वी, तुम वास्तव में मेरे विराट के सामने अहंकार से काम करने की हिम्मत करते हो। यह काफी आश्चर्य की बात है, मुझे कहना होगा। आज तुम वास्तव में कुछ हिम्मत रखते हो। मुझे देखकर तुम वास्तव में खुद को संयमित करने में कामयाब रहे और तुरंत तुम दबाकर नहीं भागे। विराट ने उसकी ओर देखा और हंसा। तुम छोटे जानवर, पिछली बार मैं केवल तुम्हारी योजनाओं और चालों में फंस गया था, यही कारण है कि तुमने मेरा फायदा उठाया। क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम जैसा कचरा मेरा मुकाबला कर सकता है? विराट की बातें सुनकर जालिम सिंह गुस्से से लगभग पागल हो गया था। उसकी आंखें लाल थीं जब उसने विराट को घूरा, बोलते समय अपने दांत पीस रहा था। तो तुम फिर से कोशिश कर सकते हो। विराट ने जालिम सिंह की ओर देखा और शांति से मुस्कुराया। इसके साथ ही विराट के विचार उत्तेजित हुए और उसके चारों ओर सैकड़ों वायु विस्फोटक ताबीज तुरंत दिखाई दिए। उसकी दिव्य चेतना के नियंत्रण में ये सैकड़ों ताबीज जालिम सिंह की ओर लपके। ये देखकर जालिम सिंह के चेहरे का रंग बुरी तरह उड़ गया। पिछली बार उसे ऐसी चीजों के हाथों बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। बमबारी के बाद उसने ठीक होने में पूरे 2 साल बिताए और वह अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। अपनी वर्तमान अवस्था में यदि उस पर फिर से बमबारी की गई तो इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वह पिछली बार की तरह जीवित बचेगा। जालिम सिंह तेजी से पीछे हट गया। पीछे हटो, जालिम सिंह ने रक्त पिशाच संप्रदाय के योद्धाओं पर चिल्लाया। विराट के पास अभी भी बहुत सारे वायु विस्फोटक ताबीज थे। ऐसा लग रहा था कि आज का ऑपरेशन विफल होना तय था। यहाँ रहना, अगर उस छोटे जानवर ने फिर से उन ताबीजों का इस्तेमाल किया तो वह इसका सामना नहीं कर सकता था। जालिम सिंह के आदेश पर रक्त पिशाच संप्रदाय के योद्धाओं ने तुरंत जल्दबाजी में पीछे हटने में उसका अनुसरण किया। यह देखकर वैदेही ने अपनी लंबी तलवार लहराई, पीछा करने के लिए तैयार। वैदेही, तुम क्या कर रही हो? विराट ने उसे पकड़ा, नाराज होकर। रक्त पिशाच संप्रदाय के ये कमीने भागने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम उनका शिकार करेंगे, हम और क्या कर सकते हैं? वैदेही ने तथ्यात्मक रूप से कहा। वैदेही, क्या तुम्हारे पास दिमाग भी है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम जालिम सिंह का मुकाबला कर सकती हो? विराट ने गौर निराशा के भाव से कहा। क्या तुम्हारे पास ये शक्तिशाली ताबीज नहीं है? क्या तुम उससे डरते हो? वैदेही ने संदेह से पूछा। मेरे ये वायु विस्फोटक ताबीज सिर्फ जालिम सिंह को डराने के लिए है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वे उसे मार सकते हैं? इसके अलावा एक बार जब ये सैकड़ों ताबीज यहाँ फटेंगे जिससे बड़े पैमाने पर स्थानिक पतन होगा तो भले ही जालिम सिंह मारा जाए, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीवित रह सकती हो? विराट ने उसे अवाक होकर देखा और कहा, भले ही तुम वैदेही जीने से थक गई हो, मैं नहीं। मैं जालिम सिंह के साथ मरना नहीं चाहता। उसने अभी सैकड़ों ताबीजों का इस्तेमाल केवल जालिम सिंह को डराने के लिए किया था। पूर्व योजना के बिना उसे भरोसा नहीं था कि वह जालिम सिंह जैसे मास्टर को मार सकता है। यदि ये सैकड़ों ताबीज एक साथ फट जाते तो सबसे संभावित परिणाम यह होता कि वे जालिम सिंह को नहीं मारते बल्कि उसे और वैदेही को पहले मार देते। ये सुनकर वैदेही ने उस जाल की अपार शक्ति को याद किया जो विराट ने इन ताबीजों के साथ स्थापित किया था जब वह विस्फोट हुआ था। वे पिछली बार की तरह नहीं थे, अब विस्फोट स्थल से सैकड़ों अरब मील दूर। यदि ये सैकड़ों ताबीज फट जाते तो उसे भरोसा नहीं था कि वह इतने भयानक विस्फोट से बच सकती है। इसके अलावा उसके और विराट के अलावा भावेश और उनके 50 या 60 योद्धाओं का समूह भी मौजूद था। यह सोचकर वैदेही का चेहरा एकदम बदल गया। सौभाग्य से वह बदमाश जालिम सिंह विराट की धमकी से डर गया था, अन्यथा उनकी स्थिति समान रूप से भयानक होती। भले ही विराट उसके साथ भाग सकता, लेकिन भावेश और अन्य लोग जालिम सिंह के चंगुल में फंसने के लिए अभिशप्त थे और वह विराट के साथ अकेले भागने के लिए भावेश और अन्य लोगों को कभी नहीं छोड़ती। वैदेही ने अकेले भागने के लिए युद्ध के मैदान में अपने साथियों को पहले कभी नहीं छोड़ा था। जैसे ही वे बात कर रहे थे, चंपा शार्दूल की सवारी करते हुए तेजी से उनकी ओर उड़ी। इससे पहले जब विराट ने वैदेही की खतरनाक स्थिति देखी तो उसके पास धीरे धीरे उड़ने का समय नहीं था। उसने सीधे अनंत परम रक्तवंश के तीसरे जागरण के रक्तवंश कौशल स्थानांतरण को सक्रिय किया और तुरंत वैदेही के सामने प्रकट हो गया। जालिम सिंह के घातक वार को रोकने के लिए 9वीं रैंक की शीर्ष गुणवत्ता वाली क्षैतिज दैत्य तलवार का उपयोग किया जो उसने दानव द्वीप पर दानव से प्राप्त की थी। हालांकि विराट इस 9वीं रैंक की शीर्ष गुणवत्ता वाली दैत्य तलवार की असली शक्ति को उजागर नहीं कर सका, लेकिन इसकी बेहतर सामग्री और विशाल आकार ने इसे ढाल के रूप में परिपूर्ण बना दिया और वास्तव में यह साबित हुआ कि यह क्षैतिज तलवार एक ढाल के रूप में काफी प्रभावी थी। हालांकि विराट ने विशाल मैदान के तल पर प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों से कई 9वीं रैंक के शीर्ष गुणवत्ता वाले जादुई खजाने प्राप्त किए थे और यहाँ तक कि 2 अर्धचरण आदि जादुई खजाने भी, लेकिन इनमें से कोई भी उच्च श्रेणी का जादुई खजाना ढाल प्रकार का रक्षात्मक खजाना नहीं था। चारों ओर देखने पर यह दैत्य तलवार ढाल के रूप में उपयोग करने के लिए सबसे उपयुक्त लग रही थी। मालिक, क्या आप ठीक हैं? चंपा अपने शार्दूल की सवारी करते हुए दौड़कर आई, विराट को चिंतित भाव से देखते हुए। उसने अभी दूर से देखा था कि विराट को जालिम सिंह के मुक्के ने हजारों मील दूर उड़ा दिया था। जालिम सिंह के मुक्के की शक्ति इतनी अधिक थी कि उसे भी इसका सामना करने में कठिनाई होती। उसके मालिक की तो बात ही छोड़िए, जिनकी ताकत अब उससे कम थी। उस दृश्य को देखकर चंपा बेहद चिंतित थी और उसने अपने शार्दूल को जल्द से जल्द आने के लिए प्रेरित किया। मैं ठीक हूँ, वह बस एक हारा हुआ प्रतिद्वंद्वी है, वह मेरा क्या कर सकता है? विराट ने मुस्कुराते हुए उसे दिलासा दिया। चंपा अभी भी असहज जल्दी से शार्दूल की पीठ से कूद गई और उसे सावधानी से जांचने के लिए उसके पास गई। ये देखकर कि विराट वास्तव में ठीक था, वह अंततः निश्चिंत हो गई। ओह विराट, तुम्हें इतनी सुंदर छोटी दासी कहां से मिली? वह अब एक मालकिन की तरह भी व्यवहार कर रही है। वैदेही यह देखकर ईर्ष्या के संकेत के साथ ताना मारने से नहीं रोक सकी। मालिक, यह बहन कौन है? चंपा ने अपनी आंखों में सवाल लिए विराट की ओर देखते हुए पूछा। अपने मालिक को इतनी खूबसूरत महिला को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते देख छोटी लड़की को जलन महसूस करने से रोका नहीं जा सका। चंपा, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ, यह वैदेही है, दांव संघ की दांव पुत्री। विराट ने हाथ बढ़ाया और चंपा के बालों को सहलाया, मुस्कुराते हुए बोला, आप वैदेही हैं? यह सुनकर चंपा की सुंदर आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसने वैदेही को घूरा। उसका चेहरा आश्चर्य से भरा था। वैदेही मध्य महाद्वीप दांव संघ के युवा योद्धाओं के बीच एक प्रसिद्ध और प्रभावशाली व्यक्ति थी। यहाँ तक कि चंपा, जो शायद ही कभी दिव्य पवन महल छोड़ती थी, ने अक्सर अपने साथी शिष्यों को वैदेही के कारनामों के बारे में बात करते सुना था। इसके अलावा उसकी गुरुमां भी वैदेही की बहुत प्रशंसा करती थी। उसे आज इस महान हस्ती से वास्तव में मिलने की उम्मीद नहीं थी। अरे छोटी लड़की, तुम मुझे जानती हो? यह सुनकर वैदेही के चेहरे पर भी आश्चर्य का भाव आ गया। यह मासूम दिखने वाली छोटी लड़की वास्तव में उसे जानती थी। यह काफी अजीब था। हाँ, मैंने अपनी गुरुमां को आपका जिक्र करते सुना है। चंपा ने सिर हिलाया और कहा, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपकी गुरुमां कौन है? वैदेही ने और भी उत्सुकता से पूछा। आप उसकी गुरुमां से अभी कुछ समय पहले मिली थी। वह दिव्य पवन महल की महारानी है। विराट ने इस पर हस्तक्षेप किया। आपकी गुरुमां दिव्य पवन महल की महारानी है, तो आप कौन है? वैदेही यह सुनकर दंग रह गई। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने सुना था कि दिव्य पवन महल की महारानी ने केवल एक व्यक्तिगत शिष्य को लिया था जो वर्तमान युवा स्वामी थी। आपने सही अनुमान लगाया।
चंपा दिव्य पवन महल की वर्तमान युवा स्वामिनी है। विराट ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वैदेही यह सुनकर चौंक गई। चंपा को अविश्वास से देखते हुए, आप दिव्य पवन महल की युवा स्वामिनी हैं? मध्य महाद्वीप दांव संघ की युवा पीढ़ी के बीच प्रतिष्ठा के मामले में दिव्य पवन महल की युवा स्वामिनी यकीनन उससे भी अधिक प्रसिद्ध थी, जो दांव संघ के 10 महान दांव पुत्रों में से एक थी। 100 साल से भी कम की साधना में अर्ध महान क्षेत्र को पार करना अकल्पनीय था। ऐसी भयानक मार्शल आर्ट प्रतिभा शक्ति सिंधु महाद्वीप के पूरे इतिहास में भी बेहद दुर्लभ थी। नहीं, अगर उसके सामने यह छोटी लड़की वास्तव में दिव्य पवन महल की महान युवा स्वामिनी थी, तो उसने महान क्षेत्र के शिखर को तोड़ने के लिए 100 साल से भी कम समय तक साधना की थी, न कि केवल अर्ध महान क्षेत्र। यहाँ तक कि वैदेही, जिसे अपनी अद्वितीय मार्शल आर्ट प्रतिभा पर भरोसा था, ऐसी भयानक मार्शल आर्ट शक्ति के सामने अपनी हीनता को स्वीकार करने से नहीं रोक सकी। हाँ हाँ, मैं दिव्य पवन महल की युवा स्वामिनी हूँ। चंपा ने इनकार नहीं किया, बोलते हुए सिर हिलाया। यह सुनकर वैदेही पूरी तरह से हैरान और अवाक रह गई। उसे नहीं लगा कि छोटी लड़की झूठ बोल रही थी। दुनिया में बहुत कम लोग थे जो दिव्य पवन महल की युवा स्वामिनी का रूप धरने की हिम्मत करेंगे, क्योंकि इसका मतलब था पूरे दिव्य पवन महल को उकसाना। इसके अलावा वैदेही को नहीं लगा कि विराट इतना बोर होगा कि दिव्य पवन महल की युवा स्वामिनी का रूप धरने के लिए ऐसी भोली छोटी लड़की को भेजेगा। इसके अलावा इस तथ्य को देखते हुए कि दिव्य पवन महल की महारानी व्यक्तिगत रूप से विराट की मदद करने के लिए उस दिन विशालपुर में उतरी थी। विराट का दिव्य पवन महल के साथ संबंध स्पष्ट रूप से बहुत करीब था और वह निश्चित रूप से दिव्य पवन महल को उकसाने के लिए कुछ नहीं करेगा। काफी देर बाद वैदेही आखिरकार अपने सदमे से उबर पाई। विराट, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुमने वास्तव में दिव्य पवन महल की युवा स्वामिनी को अपनी दासी बना लिया। अगर महारानी रेणुका को पता चला तो वह तुम्हारी खाल उधेड़ देंगी। वैदेही विराट को देखने के लिए मुड़ी। उसका चेहरा अविश्वास से भरा था। विराट की हरकतें दिव्य पवन महल के खिलाफ उकसावे से कम नहीं थी। दिव्य पवन महल की युवा स्वामिनी को अपनी दासी बनाना दिव्य पवन महल की प्रतिष्ठा का क्या? इसके अलावा वैदेही यह नहीं समझ पा रही थी कि दिव्य पवन महल की युवा स्वामिनी जैसी मार्शल आर्ट प्रतिभा स्वेच्छा से विराट, जो लघु महान क्षेत्र के शुरुआती चरण में एक मामूली चींटी है, के लिए दासी कैसे बन सकती है? दीदी वैदेही, मेरी गुरु माँ को इसके बारे में पहले से पता था, और न केवल मेरी गुरु माँ, दिव्य पवन महल के कई बुजुर्गों को इसके बारे में पता है। हमारे दिव्य पवन महल में यह कोई रहस्य नहीं है। चंपा ने वैदेही को समझाया। क्या आपकी गुरु माँ को इसके बारे में पता है और दिव्य पवन महल के कई बुजुर्गों को भी इसके बारे में पता है? यह कैसे संभव है? क्या आपकी गुरु माँ ने आपको ऐसा करने से नहीं रोका? यह सुनकर वैदेही का चेहरा अविश्वास से भर गया। यह कैसे हो सकता है? दिव्य पवन महल की महारानी और सभी बुजुर्ग अपनी युवा स्वामिनी को किसी और की दासी बनने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? यह मामला पूरी तरह से समझ से बाहर था, चाहे आप इसे कैसे भी देखें। रोकने की क्या बात है? मैं मालिक के साथ पली बड़ी हूँ। मैं बचपन से ही उनकी दासी रही हूँ। मैं बचपन से ही उनकी हूँ। चंपा ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। क्या आप बचपन से ही विराट के साथ बड़ी हुई हैं? वैदेही यह सुनकर फिर से दंग रह गई। विराट, तुम्हारी पृष्ठभूमि वास्तव में क्या है? काफी देर बाद वैदेही विराट की ओर मुड़ी और संदेह से भरे चेहरे के साथ पूछा। ऐसा लग रहा था कि शुरू से अंत तक उसे पता ही नहीं था कि इस कमीने की पृष्ठभूमि क्या थी। अब ऐसा लगता है कि यह कमीना और भी रहस्यमय होता जा रहा है। यहाँ तक कि दिव्य पवन महल की युवा स्वामिनी भी उसकी छोटी दासी है। यह कमीना कितना शक्तिशाली है? वैदेही, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? मैं सिर्फ दक्षिणी महाद्वीप के एक छोटे से संप्रदाय से हूँ। मेरी कोई विशेष पृष्ठभूमि नहीं है। ज्यादा मत सोचो। विराट ने उसकी ओर देखा और चिढ़कर कहा। इस बेवकूफ लड़की ने कितनी बार यह सवाल पूछा है? तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। अगर तुम जवाब नहीं देना चाहते तो ठीक है, लेकिन तुम हमेशा मुझे टालने के लिए इस तरह के बचकाने जवाब का इस्तेमाल करते हो। तुम मुझे क्या समझती हो? वैदेही ने असंतोष में नाक सिकोड़ी। उसने विराट की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया। दक्षिणी महाद्वीप जैसी गरीब दूर दराज की जगह अपनी बंजर भूमि और बेहद पतली आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ विराट जैसी मार्शल आर्ट प्रतिभा को कैसे पैदा कर सकती है? 3 साल का बच्चा भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती तो ठीक है। तुम्हें मुझ पर विश्वास करने के लिए कौन मजबूर कर रहा है? विराट ने अवाक होकर कहा। ऐसा क्यों है कि जब भी वह सच बोलता है तो कोई उस पर विश्वास नहीं करता? इस दुनिया में सच बोलना वाकई मुश्किल है। भाई विराट, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपके पिता का क्या नाम है? इस पल एक तरफ से एक आवाज आई। यह सुनकर विराट ने अपना सिर घुमाया और देखा कि यह वही सभ्य युवक था जो उसकी ओर चल रहा था और उससे सवाल पूछ रहा था। जब से जालिम सिंह ने रक्त पिशाच संप्रदाय के योद्धाओं को भगाया था, यह सभ्य युवक गंदगी साफ करने और घायल योद्धाओं को उनके घावों का इलाज करने में मदद करने में व्यस्त था। उन मामलों को खत्म करने के बाद ही वह उड़कर आया था। अपने सामने नीले रंग के युवक के अविश्वसनीय रूप से परिचित चेहरे को देखते हुए भावेश आश्चर्य की लहर महसूस किए बिना नहीं रह सका। इसके अलावा नीले रंग के युवक को वैदेही के संबोधन से उसने यह भी सुना कि नीले रंग के युवक का उपनाम भी विराट जैसा ही कुछ था। क्या दुनिया में वास्तव में ऐसा संयोग था या इस नीले रंग के युवक और उस व्यक्ति के बीच कोई संबंध था? सवालों से भरे वह अंततः पूछने से खुद को नहीं रोक सका। और यह भाई कौन है? विराट ने अपनी आंखों में पूछताछ दिखाते हुए उसकी ओर देखा। ओह, मैं परिचय देना भूल गई। इनका नाम भावेश है, जो मध्य महाद्वीप में एक प्रसिद्ध मार्शल आर्ट प्रतिभा है। वैदेही ने सभ्य युवक की ओर देखते हुए कहा। क्या यह दांव संघ का कोई और दांव पुत्र हो सकता है? विराट ने भावेश की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। हम दांव संघ से नहीं है, हम कनिष्क संघ से हैं। भावेश थोड़ा मुस्कुराया और समझाया। कनिष्क संघ? यह नाम सुनकर विराट हैरान रह गया। उसकी आंखों में संदेह की एक झलक दिखाई दी। कनिष्क संघ, यह किस तरह का संगठन है? यह पहली बार था जब उसने इसके बारे में सुना था। जैसे जैसे उसे चीजों के बारे में अधिक से अधिक पता चल रहा था और मध्य महाद्वीप के बारे में अधिक जानकारी मिल रही थी, वह अब कुएं का मेंढक नहीं था जो दक्षिणी महाद्वीप और पवनगढ़ राजवंश तक सीमित था। लेकिन मध्य महाद्वीप के बारे में जिन प्रसिद्ध ताकतों को वह जानता था, वे दांव संघ, 3 प्राचीन परिवार और 5 प्रमुख संप्रदाय थे। इस कनिष्क संघ का क्या? यह कनिष्क संघ किस तरह का संगठन है? मैंने इसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? विराट ने सीधे पूछा। उसका दिमाग संदेह से भरा था। यह देखकर कि विराट के हाव भाव बनावटी नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसने वास्तव में कनिष्क संघ के बारे में कभी नहीं सुना था। क्या ऐसा हो सकता है कि वास्तव में कनिष्क संघ के साथ उसका कोई संबंध न हो, लेकिन बस वह संघ प्रमुख की तरह दिखता हो? कनिष्क संघ हाल के दशकों में स्थापित एक नया संगठन है। हालांकि हम दांव संघ से संबंधित नहीं है, लेकिन हमें एक ही खेमे में माना जाता है। भावेश थोड़ा मुस्कुराया और संक्षेप में समझाया। हालांकि उन्होंने कनिष्क संघ की बारीकियों के बारे में विस्तार से नहीं बताया। ओह, मैं समझ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। विराट ने अचानक एहसास के साथ कहा। यह एक नई स्थापित ताकत निकली, इसलिए यह आश्चर्यजनक नहीं था कि उसने इसके बारे में नहीं सुना था। हालांकि इस संगठन को कनिष्क संघ कहा जाता था और उसे हमेशा लगता था कि कनिष्क संघ और उसके बीच किसी तरह का संबंध है। इसके अलावा इस आदमी ने वास्तव में उससे तुरंत उसके पिता का नाम पूछा। क्या वह उसके पिता को जानता था? भाई विराट, आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। भावेश ने विराट की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। ओह, आपका मतलब मेरे पिता के नाम से है। मेरे जैसे अज्ञात व्यक्ति के रूप में मुझे यकीन है कि आप मेरे पिता को भी नहीं जानते होंगे। तो चलिए इसका उल्लेख नहीं करते हैं। विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। यह बच्चा, कौन जाने इसकी पृष्ठभूमि क्या है? यह कनिष्क संघ इतना रहस्यमय है, कौन जाने कि क्या उसकी मेरे पिता से कोई दुश्मनी है? इसके अलावा दूसरों को मेरे पिता के साथ मेरे रिश्ते के बारे में न बताना ही सबसे अच्छा है। अन्यथा अगर बात बाहर निकलती है और 3 प्राचीन परिवारों को पता चलता है तो क्या यह मुसीबत को दावत देना नहीं होगा? यह सुनकर भावेश ने विराट की ओर देखा। उसकी आंखों में एक विचारशील नजर थी। इस बच्चे के पास काफी रहस्य लगते हैं।
अगर उसके पिता वास्तव में कोई मामूली व्यक्ति होते तो वह इतना गोपनीय और बोलने से डरता क्यों? शायद उसका वास्तव में संघ प्रमुख के साथ किसी तरह का रिश्ता है। यह देखकर कि विराट बात करने को तैयार नहीं है, भावेश ने और दबाव नहीं डाला। कुछ देर बात करने के बाद अचानक भावेश ने पूर्व की ओर देखा। दांव पुत्री वैदेही, आपके दांव संघ के विशेषज्ञ आ गए हैं, हम पहले निकलेंगे। भावेश वैदेही की ओर मुड़ा, हाथ जोड़कर और मुस्कुराते हुए कहा, ओह ठीक है भावेश, मैं वैदेही इस बार आपकी दयालुता को याद रखूंगी। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बस मुझे बताएं और मैं वैदेही मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। संस्थापक बाद अचानक भावेश ने पूर्व की ओर देखा। दांव पुत्री वैदेही, आपके दांव संघ के विशेषज्ञ आ गए हैं, हम पहले निकलेंगे। भावेश वैदेही की ओर मुड़ा, हाथ जोड़कर और मुस्कुराते हुए कहा, ओह ठीक है भावेश, मैं वैदेही इस बार आपकी दयालुता को याद रखूंगी। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बस मुझे बताएं और मैं वैदेही मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। वैदेही ने हाथ जोड़कर अभिवादन का जवाब दिया। ओह बहुत अच्छा, अगर मुझे भविष्य में किसी चीज की आवश्यकता होगी तो मैं निश्चित रूप से दांव पुत्री वैदेही से मदद मांगूंगा। भावेश ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। भाई विराट, युवा स्वामिनी, अलविदा, जब तक हम दोबारा न मिलें। भावेश ने फिर विराट और चंपा को प्रणाम किया। जब तक हम दोबारा न मिलें, विराट ने भी झुककर जवाब दिया, उसे याद दिलाते हुए। भाई भावेश, आपके जाने के बाद आपको रक्त पिशाच संप्रदाय के अवशेषों से सावधान रहना चाहिए और रास्ते में उन पर हमला करने से बचना चाहिए। याद दिलाने के लिए धन्यवाद भाई विराट। हालांकि अब जब जालिम सिंह और अन्य लोगों ने अपना ठिकाना उजागर कर दिया है तो वे हमारे बारे में परवाह करने के लिए भागने में बहुत व्यस्त हैं। भावेश ने मुस्कुराते हुए कहा। सभी को अलविदा कहने के बाद भावेश ने योद्धाओं के समूह का नेतृत्व किया। वह आदमी वास्तव में असभ्य है, उसने टाइगर लॉर्ड को अलविदा भी नहीं कहा। शार्दुल ने कुछ असंतोष के साथ कहा, भावेश और अन्य लोगों को जाते हुए देखते हुए, यह चीज वास्तव में अपमानजनक है जो इसके अस्तित्व को नजरअंदाज करने की हिम्मत कर रही है। हम्मा बेवकूफ बाघ, तुम क्या समझते हो तुम कौन हो? भावेश मध्य महाद्वीप से एक मार्शल आर्ट कौतुक है, उसे तुम जैसे बेवकूफ बाघ को अलविदा क्यों कहना चाहिए? वैदेही ने उसकी ओर देखा और ताना मारा। वह वास्तव में इस बेवकूफ बाघ को नापसंद करती थी। उसने विशालपुर में जो हुआ उसके लिए अभी तक उससे हिसाब बराबर नहीं किया था। वैदेही स्वाभाविक रूप से इस मूर्ख बाघ का मजाक उड़ाने का मौका नहीं चूकती। तुम दुष्ट औरत, क्या बात है, लड़ना चाहती हो? यह सुनकर शार्दुल तुरंत नाराज हो गया। उसने अपना प्यारा और मनमोहक बड़ा सिर टेढ़ा किया, वैदेही को घूरा और भारी आवाज में कहा, ठीक है चलो लड़ते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरती हूँ, तुम बेवकूफ बाघ? वैदेही तुरंत क्रोधित हो गई। विशालपुर में उसने वहां के निर्दोष नागरिकों की चिंता के कारण इस बेवकूफ बाघ को बर्दाश्त किया था। अब इस सुनसान जंगल में मानव बस्ती से रहित जगह में वह आखिरकार अपनी पूरी शक्ति को उजागर कर सकती थी और विशालपुर में जो हुआ उसके लिए इस बेवकूफ बाघ के साथ हिसाब बराबर कर सकती थी। अरे तुम दुष्ट औरत, तुम घमंडी हो रही हो। आज टाइगर लॉर्ड तुम्हें दिखाएगा कि टाइगर लॉर्ड क्या करने में सक्षम है। शार्दुल ने वैदेही को घूरा और कहा। देखते ही देखते दोनों लड़ाई की कगार पर थे। मैं कहता हूँ वैदेही, क्या तुम बोर नहीं हो रही हो? तुम शार्दुल के साथ बहस क्यों कर रही हो? विराट ने इस दृश्य को देखकर अवाक होकर कहा। विराट, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम बेवकूफ बाघ ने मुझे उकसाया और तुम वास्तव में कहते हो कि मैं बोर हो रही हूँ? यह सुनकर वैदेही कूद पड़ी और गुस्से में चिल्लाई, क्या टाइगर लॉर्ड ने तुम्हें पहले उकसाया? यह स्पष्ट रूप से तुम थी, तुम दुष्ट औरत जिसने पहले टाइगर लॉर्ड का अपमान किया। शार्दुल ने पीछे हटे बिना जवाब दिया। ठीक है तुम दोनों चुप रहो, विराट ने कहा। उसका सिर झुंझलाहट से धड़क रहा था। शार्दुल चुप रहो, वैदेही के साथ बहस मत करो। विराट ने उसके सिर को थपथपाया। यह सुनकर शार्दुल तुरंत चुप हो गया। उसके बॉस ने बोला था, इसलिए वह इस दुष्ट औरत के साथ बहस जारी नहीं रख सकता था, अन्यथा वह अपने बॉस का अनादर कर रहा होगा। वह दूसरों के साथ बहस कर सकता था लेकिन वह अपने बॉस के लिए इज्जत कम नहीं कर सकता था। यह देखकर कि शार्दुल चुप है, वैदेही ने नाक सिकोड़ी। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी नरम हो गई। वैसे वैदेही, भावेश के साथ क्या चल रहा है? जैसे ही उसे दांव संघ से किसी के आने का एहसास हुआ वह क्यों भाग गया? ऐसा लगता है कि वह वास्तव में दांव संघ के लोगों से मिलना नहीं चाहता था। विराट ने वैदेही की ओर देखते हुए पूछा। भावेश मूल रूप से दांव संघ का एक दांव पुत्र था। हालांकि वह शीर्ष 10 दांव पुत्रों में नहीं था, फिर भी उसे सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जाता था। लेकिन दशकों पहले उसने अचानक दांव संघ छोड़ दिया और उस कनिष्क संघ में शामिल हो गया, जिससे दांव संघ के कई बुजुर्ग उसे नापसंद करने लगे। तब से वह आमतौर पर अजीब मुलाकातों से बचने के लिए दांव संघ के बुजुर्गों से मिलने से बचता है। वैदेही ने अपना हाथ हिलाया और कहा, ओह मैं समझ गया। विराट ने एहसास के साथ कहा। वैसे यह कनिष्क संघ वास्तव में क्या है, मुझे विस्तार से बताओ। विराट ने वैदेही की ओर देखा और कहा। भावेश का कनिष्क संघ का परिचय अस्पष्ट था। विराट अभी भी इस रहस्यमय ताकत के बारे में कुछ नहीं जानता था। खैर, मुझे भी बारीकियों के बारे में पता नहीं है। मैं केवल इतना जानती हूँ कि कनिष्क संघ नामक यह संगठन केवल पिछले कुछ दशकों में उभरा है। यह कनिष्क संघ विवेकपूर्ण और रहस्यमय तरीके से कार्य करता है। इसके सदस्यों के अलावा बाहरी लोगों के लिए उनके बारे में कुछ भी जानना मुश्किल है। वैदेही ने एक पल के लिए विचार किया और कहा, क्या दांव संघ केवल कनिष्क संघ के अस्तित्व को नजरअंदाज करता है? विराट ने उत्सुकता से पूछा। वे और क्या कर सकते थे? वैदेही ने उसकी ओर देखा और कहा, कनिष्क संघ रक्त पिशाच संप्रदाय जैसा कोई दुष्ट संगठन नहीं है। हालांकि वे विवेकपूर्ण और रहस्यमय तरीके से कार्य करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी कोई अपराध नहीं किया है। अनुशासन के मामले में यह दांव संघ से भी सख्त है। वे जो कुछ भी करते हैं उसमें से अधिकांश नेकी है, न्याय को बनाए रखना और कमजोरों की मदद करना। भले ही दांव संघ के कुछ सदस्य उन्हें परेशान करना चाहते हो, लेकिन उनके पास कोई बहाना नहीं है। यह सुनकर विराट की आंखों में एक विचारशील अभिव्यक्ति दिखाई दी। ऐसा लगता है कि यह कनिष्क संघ काफी दिलचस्प है। तो क्या तुम जानती हो कि कनिष्क संघ की स्थापना किसने की? विराट ने वैदेही की ओर देखा और पूछना जारी रखा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मुझे कनिष्क संघ के बारे में ज्यादा नहीं पता, तुम अभी भी क्यों पूछ रहे हो? वैदेही ने चिढ़कर कहा। कनिष्क संघ इतना रहस्यमय है, यहाँ तक कि दांव संघ के उच्च अधिकारियों को भी शायद इसकी बारीकियों के बारे में ज्यादा नहीं पता। मुझे तो छोड़ ही दो, कौन जाने कि इसका संस्थापक कौन है? वैदेही रुकी, विराट को ऊपर से नीचे तक देखा और अचानक कहा, विराट, तुम्हारी पृष्ठभूमि इतनी रहस्यमय है और तुम्हारा नाम भी विराट है, क्या कनिष्क संघ के नेता के साथ तुम्हारा कोई संबंध हो सकता है? वैदेही, क्या तुम अभी भी सो रही हो? तुम क्या सोच रही हो? विराट ने अवाक होकर कहा। मैंने आज ही कनिष्क संघ के बारे में सुना है। अगर वास्तव में कनिष्क संघ के नेता के साथ मेरा कोई संबंध होता तो क्या मुझे आपसे पूछने की आवश्यकता होती? ओह, यह सच है। वैदेही ने सहमति में सिर हिलाया। तभी एक आकृति पूर्वी आकाश से तेजी से उनकी ओर उड़ी। विराट ने अपना सिर घुमाया और उस दिशा में देखा। आने वाला एक सख्त चेहरे वाला बूढ़ा व्यक्ति था, जिसकी साधना की आभा से पता चलता था कि वह आरोहण लोक के अंतिम चरण का योद्धा था। दांव पुत्री वैदेही, अभी आपकी तरफ वास्तव में क्या हुआ? सख्त चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति ने मुड़कर आने के बाद वैदेही से पूछा। यहाँ तक कि वैदेही से पूछताछ करते समय भी बूढ़े व्यक्ति ने एक सख्त अभिव्यक्ति बनाए रखी। कोई दया नहीं दिखाई, मानो दुनिया में हर किसी पर उसका करोड़ों 9वीं रैंक के आध्यात्मिक पत्थरों का कर्ज हो। ओह, बात ऐसी है। वैदेही ने संक्षेप में स्थिति बताई। बेशक उसने यह नहीं कहा कि विराट ने जालिम सिंह और अन्य रक्त पिशाच संप्रदाय के योद्धाओं को डरा दिया था।
इसके बजाय उसने कहा कि चंपा के आगमन उनके प्रयासों के साथ मिलकर जालिम सिंह और अन्य लोगों के हमले को पीछे हटा दिया। आखिरकार वास्तविक स्थिति का खुलासा करना बहुत दूर की कौड़ी होगी और अगर बूढ़े व्यक्ति ने उस पर विश्वास नहीं किया तो उसे समझाने में बहुत सारी सांस बर्बाद करनी पड़ेगी। वह बूढ़े व्यक्ति की कठोर और पंडित प्रकृति को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने बस मामले को रफा दफा कर दिया। वैदेही का वृत्तांत सुनने के बाद सख्त चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसकी आंखों में संदेह का संकेत था। भले ही यह छोटी लड़की वास्तव में दिव्य पवन महल की युवा स्वामिनी थी, लेकिन तथ्य यह है कि वह अकेली महान क्षेत्र के शिखर पर इस मूर्ख बाघ के साथ जालिम सिंह के नेतृत्व में 300 अर्ध आरोहण लोग रक्त पिशाच संप्रदाय के योद्धाओं को संयुक्त रूप से पीछे हटा सकती थी। और यहाँ तक कि भावेश के नेतृत्व में 50 या 60 अर्ध आरोहण लोग विशेषज्ञों को जोड़ना भी अभी भी अविश्वसनीय रूप से अविश्वसनीय लग रहा था। सख्त चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति ने वैदेही की ओर देखा, फिर चंपा और शार्दूल की ओर मुड़ा। अंत में जब उसकी नजर विराट पर पड़ी तो उसके हाव भाव बदल गए। लड़के, तुम कौन हो? बूढ़े व्यक्ति ने विराट को घूरा और ठंडेपन से पूछा। यह लड़का सूर्यवीर जैसा बहुत ज्यादा लग रहा था। अगर लड़के के कम साधना स्तर की बात न होती तो उसने सोचा होता कि यह सूर्यवीर उसके सामने खड़ा है। ओह, आपका मतलब इनसे है? ये बच्चा मेरा एक दूर का चचेरा भाई है जिसका नाम वैभव है। मैं इस बार प्रशिक्षण के लिए यहाँ आई थी, इसलिए मैंने उसे अपने क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए साथ लाया। इससे पहले कि विराट बोल पाता, वैदेही पहले ही बोल चुकी थी। वैदेही के शब्द सुनकर सख्त चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति सख्त हो गई, काफी अप्रिय हो गई। कोई भी बता सकता था कि वैदेही बकवास कर रही थी। यह युवती उसे मूर्ख समझ रही थी। भले ही वह कुछ बनाने जा रही थी, उसे कम से कम एक प्रशंसनीय झूठ के साथ आना चाहिए था। इतना ब्लांट झूठ स्पष्ट रूप से उसे धोखा देने का प्रयास था। हालांकि यह जानते हुए भी कि वैदेही उसे मूर्ख बना रही थी, वह प्रतिशोध नहीं ले सकता था। आखिरकार अगर वैदेही ने जोर दिया कि यह उसका दूर का चचेरा भाई है तो वह क्या कर सकता था? क्या वह उसे अपनी कहानी बदलने के लिए मजबूर कर सकता था? हालांकि वह दांव संघ का एक बुजुर्ग था, लेकिन स्थिति के मामले में वैदेही 10 महान दांव पुत्रों में से एक उससे कम नहीं हो सकती थी। अगर उसके पास ठोस सबूत होते तो वह वैदेही को फटकार सकता था, लेकिन उसमें कोई गलती ढूंढे बिना वह केवल खुद का मजाक उड़ाएगा। वैदेही के शब्दों को सुनने के बाद सख्त चेहरे वाला बूढ़ा व्यक्ति काफी देर तक अवाक रहा। अंत में उसने ठंडेपन से नाक सिकोड़ी और वैदेही से पूछा, दांव पुत्री वैदेही, जालिम सिंह और अन्य लोग किस रास्ते से भागे? वे पश्चिम की ओर भागे। वैदेही ने पश्चिम की ओर इशारा किया और कहा। यह सुनकर सख्त चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति ने वैदेही और विराट को एक आखिरी बार देखा, फिर से ठंडेपन से नाक सिकोड़ी और एक फ्लैश के साथ जालिम सिंह और अन्य रक्त पिशाच संप्रदाय के योद्धाओं का पीछा करने के लिए पश्चिम की ओर उड़ गया। वह वास्तव में वैदेही के साथ नहीं रहना चाहता था। उसे डर था कि अगर वह यहाँ बहुत देर तक रुका तो यह युवती उसे खून की उल्टी करने की हद तक ले जाएगी। जब बूढ़ा व्यक्ति बहुत दूर चला गया तो विराट ने काले चेहरे के साथ वैदेही की ओर देखा और कहा, वैदेही, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कहने की? मेरा दूर का चचेरा भाई एक बात है, लेकिन वैभव, तुम्हें वास्तव में प्रतिभा है, यहाँ तक कि इतनी आसानी से एक नाम बनाने में भी सक्षम हो। ओह विराट, इन विवरणों के बारे में चिंता मत करो, मैं बस तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। वैदेही ने अपना हाथ हिलाया और कहा, अगर तुमने बस अपना नाम बताया होता तो इस बुजुर्ग के व्यक्तित्व को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी आसानी से बच पाते। यह बुजुर्ग कौन है? विराट यह सुनकर दंग रह गया और उसने वैदेही की ओर देखा और पूछा, ऐसा लगता है कि उसकी तुमसे कोई दुश्मनी है। उसका नाम एल्डर हेमंत है और पहले वाले एल्डर जयदेव की तरह वह दांव संघ का एक प्रबंधक बुजुर्ग है। मैं यह नहीं कहूंगी कि मेरी कोई दुश्मनी है, बस ये है कि वह मुझे बहुत पसंद नहीं करता है और मैं विशेष रूप से उन चीजों को पसंद नहीं करती जो मैं उसके साथ करती हूँ। वैदेही ने अपना हाथ हिलाया और कहा, कोई बात नहीं, अब उसके बारे में बात नहीं करते। विराट, तुम आगे कहाँ जाने की योजना बना रहे हो? हम और कहाँ जा सकते हैं? बेशक हम उत्तर की ओर युमेश राजवंश तक जारी रखेंगे। विराट ने कहा, ओह ये तो बहुत सही है, मैं भी युमेश राजवंश जा रही हूँ, चलो एक साथ यात्रा करते हैं। वैदेही ने अपना हाथ हिलाया और कहा, ठीक है। फिर विराट केवल सिर हिला सकता था और कह सकता था। हालांकि वह इस बेदिमाग लड़की के साथ यात्रा करने के लिए अनिच्छुक था। क्योंकि वैदेही ने पहले ही इसे सामने लाया था, इसलिए वह सीधे मना नहीं कर सकता था। आखिरकार वे दोस्त थे जो साथ साथ लड़े थे और अपमानजनक होना बहुत ज्यादा होगा। हालांकि विराट के साथ कुछ दिनों तक यात्रा करने के बाद वैदेही को अपने फैसले पर बहुत पछतावा हुआ। वह बस विराट और चंपा के उसके सामने स्नेह के सार्वजनिक प्रदर्शन को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हालांकि विराट और चंपा ने वैदेही के शामिल होने के बाद शायद ही कभी कोई अंतरंग इशारे किए, लेकिन विराट का चंपा को गले लगाना, शार्दूल की पीठ पर एक साथ सवारी करना, आकाश में उड़ना कुछ ऐसा था जिसे वैदेही बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने शार्दूल की पीठ पर इत्मीनान से उड़ते हुए दो जोड़ों को देखा, फिर खुद को बिल्कुल अकेली हवा पर उड़ने के लिए मजबूर और अकेलेपन और वीरानी की भारी भावना महसूस की। अंत में वैदेही इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी और अकेले जाने का बहाना बनाया। उसे लगा कि अगर वह विराट और चंपा के साथ यात्रा करना जारी रखती है तो एक दिन वह अनिवार्य रूप से विराट को शार्दूल की पीठ से खींच लेगी और उसे अच्छी तरह पीटेगी। लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो वह वही होगी जो अंत में पिट जाएगी। वह शायद अकेले विराट को भी नहीं संभाल पाएगी। दिव्य पवन महल की युवा स्वामिनी और उस बेवकूफ बाघ के साथ तो बात ही छोड़िए, वैदेही ने कभी भी चंपा की युद्ध शक्ति को कम आंकने की हिम्मत नहीं की थी। ऐसी आश्चर्यजनक मार्शल आर्ट प्रतिभा वाली एक कौतुक वैदेही बस विश्वास नहीं कर सकती थी कि उसकी युद्ध शक्ति कम हो सकती है। क्योंकि वह वैसे भी जीत नहीं सकती थी तो उसे क्यों रहना चाहिए और क्यों पीड़ित होना चाहिए? वह जितनी जल्दी हो सके छोड़ सकती है, आंख से ओझल, दिमाग से ओझल। हालांकि विराट ने वैदेही को जाने से रोकने के लिए एक याचिका का नाटक किया, लेकिन उसने गुप्त रूप से उम्मीद की कि बेदिमाग लड़की चली जाएगी। वैदेही के बिना विराट ने तुरंत तरोताजा महसूस किया। अपने शार्दूल की सवारी करते हुए चंपा को अपनी बाहों में लिए वह उत्तर की ओर युमेश राजवंश की ओर बढ़ता रहा। पश्चिमी बियाबान एक उजाड़ गहरे पहाड़ में एक अधेड़ उम्र का आदमी अपार शक्ति बिखेरने वाली लंबी तलवार लिए दसियों हजार फीट ऊंचे एक विशाल दानव पर झपटा। अतुलनीय रूप से तेज तलवार की रोशनी ने अंतरिक्ष को दो हिस्सों में काट दिया। अंतरिक्ष के अनगिनत टुकड़े दोनों तरफ गिर गए। इस भयानक तलवार की रोशनी ने भयानक दानव को मारा, उसे एक कान फोड़ू दहाड़ के साथ दो हिस्सों में काट दिया। एक ही तलवार के वार से दानव को मारने के बाद अधेड़ उम्र के आदमी ने अपनी लंबी तलवार के ब्लेड को झटका दिया और कहा, एक बेहतरीन तलवार, वास्तव में एक बेहतरीन तलवार। यह व्यर्थ नहीं था कि मैंने सूर्यवीर ने तुम्हें पाने के लिए इतनी मेहनत की। यह अधेड़ उम्र का आदमी विराट से मिलता जुलता था, हालांकि उसकी आभा विराट की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी। अपने हाथ में लंबी तलवार को देखते हुए उसकी आंखों में एक संतुष्ट अभिव्यक्ति दिखाई दी। एक आदि खजाना, वास्तव में एक आदि खजाना कहलाने के योग्य। इसकी शक्ति उन अर्धचरण आदि खजानों से कहीं अधिक थी। इस आदि लंबी तलवार के साथ अर्धचरण दिव्य विकास लोक का एक दानव भी उससे एक दीवार का सामना नहीं कर सका। जैसे ही अधेड़ उम्र का आदमी अपने हाथ में लंबी तलवार की प्रशंसा कर रहा था, अचानक उसने एक भौं उठाई और एक संचार टोकन निकाला। टोकन एक हल्की रोशनी छोड़ रहा था जो स्पष्ट रूप से संकेत दे रहा था कि किसी ने संदेश भेजा है। यह देखकर अधेड़ उम्र के आदमी ने इसे पढ़ने के लिए अपनी दिव्य चेतना का उपयोग किया। विराट, पिछली बार बूढ़े जयदेव ने एक संदेश भेजा था जिसमें कहा गया था कि वह विराट नाम के एक बच्चे से मिले जो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। अब भावेश एक संदेश भेज रहा है जिसमें वही बात कही गई है। क्या वास्तव में वह बच्चा हो सकता है? अधेड़ उम्र के आदमी ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। उसकी आंखों में एक विचारशील नजर थी। अगर बूढ़ा जयदेव केवल उसे चिढ़ा रहा था तो भावेश एक स्थिर और विश्वसनीय आदमी था। वह इतना निरर्थक कुछ
करने के लिए बूढ़े जयदेव के साथ साजिश नहीं करेगा? क्या वास्तव में वह बच्चा विराट हो सकता है जिसने दक्षिणी महाद्वीप छोड़ दिया और केवल उसी नाम वाला कोई नहीं? दिव्य पवन महल की स्वामिनी महारानी रेणुका की निजी सेविका की इतनी मदद की थी और तलवार संप्रदाय ने भी उनका इतना साथ दिया था। उन्हें हर हाल में विराट की रक्षा करनी थी। वह कतई नहीं चाहती थी कि इस आगामी मध्य महाद्वीप युद्ध कला वाली ताकत छोड़ी जो पागलपन की हद तक नन्ही नीलिमा के शरीर के भीतर मौत। आप बहुत दयालु हैं, हंसा ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा। यह एल्डर योग्यता वास्तव में उसके प्रति काफी मिलनसार थी। हालांकि सार्वजनिक रूप से इस तरह गाल नोचे जाने से हंसा को अभी भी थोड़ा असहज महसूस हो रहा था। आखिरकार इससे वह एक जूद प्राचीन महाद्वीप की धारा के जल को सोखने लगी। जैसे जैसे उसका रक्तवंश लगातार इस प्राचीन